Rearrange the following carbocation. रीअरेंज पहला सीधा जैसे रिंग से जुड़ा पहला कार्बन, रिंग से जुड़ा पहला कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज 4 नंबर वाला 5 नंबर में एक्सपांड करेगा विदाउट एनी कंडीशन। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, मान लेते हैं ये गामा कार्बन। बीटा गामा को इस तरीके से तोड़ना है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और फाइनल पॉजिटिव चार्ज कहां बचेगा? बीटा पे। मान लेते ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4, नंबर 5, 5 नंबर का रिंग बन गया। ये बॉन्ड टूटा, ये जैसे ही जुड़ा तो ये अल्टीमेटली 5 नंबर का रिंग। एक नंबर मान लो, ये 1 नंबर है, कहीं भी 1 नंबर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, 1 नंबर और 2 नंबर जुड़ गया, तीसरा नंबर पे पॉजिटिव चार्ज बच गया। यही मिलेगा कार्बोकेटायन जस्ट आफ्टर एक्सपेंशन, जस्ट आफ्टर एक्सपेंशन 4 से 5 में एक्सपेंड कर गया। अभी इसका अल्फा कितना है? 2, बगल वाला कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, बगल से हुआ मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल का शिफ्ट अगर हम लोग बगल से करा दिए तो कार्बोकेटायन यहां पर पहुंच गया। अल्फा कितना हो जाएगा? 3 तो 5 और 1 6। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन आफ्टर रीअरेंजमेंट। पहले रिंग एक्सपेंशन के बाद ही कराएंगे कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ शिफ्ट। अगला कंप्लीट करो खुद से जल्दी। तीन 3 6 और 1 7, यहां पर मात्र 2, लेकिन एंगल स्ट्रेन ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर एनी काइंड ऑफ शिफ्ट। एंगल स्ट्रेन ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर एनी काइंड ऑफ शिफ्ट। सबसे पहले अपना एंगल स्ट्रेन कम करेगा ये 4 से 5 नंबर की ओर जाके, उसके बाद अल्फा एच बढ़ाएगा। अगले में हो गया अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। बीटा गामा को तोड़े, गामा अल्फा को जोड़ दिए, 5 नंबर से कितना मेंबर रिंग बन गया? ये 6। 1 नंबर 2 3 4 5 6 6 नंबर रिंग। मान ले 1 नंबर कार्बन है, 2 नंबर पे क्या बचा है? मिथाइल। 3 नंबर पे फाइनल पॉजिटिव चार्ज। अल्फा कितना है इसका? 2 और 1 3। यहां से एक होगा हाइड्राइड का शिफ्ट। हाइड्राइड का शिफ्ट के बाद ये बन जाएगा ये कार्बोकेटायन 3 तो 5 और 2 7 वाला फाइनल स्टेबल कार्बोकेटायन। ये सवाल करने के पहले ये वाला देखो, 3 मेंबर के रिंग से जुड़ा पहला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको एक्सपैंड कर जाना चाहिए था 3 मेंबर से 4 नंबर के ऊपर। 3 मेंबर से 4 नंबर में एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन दिस इज हाईली स्टेबल बाय सिग्मा रेजोनेंस। हाईली स्टेबल बाय सिग्मा रेजोनेंस। हाईली स्टेबल बाय सिग्मा रेजोनेंस। पता है तुमको व्हाट इज सिग्मा रेजोनेंस? नहीं पता है? ये कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन होता है बिकॉज ऑफ सिग्मा रेजोनेंस। ध्यान देना, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 एंगल कितना होना चाहिए था? 109 है। एंगल कितना? 60 डिग्री। माने बॉन्ड एंगल घट गए।
बॉन्ड एंगल अगर घट गया तो इसका एस कैरेक्टर घट गया, क्योंकि बॉन्ड एंगल घटता है तो एस कैरेक्टर घटता है। अगर एस कैरेक्टर घट गया मतलब कि पी कैरेक्टर बढ़ गया। समझ में आ रहा है? यहां पर एक प्योर पी ऑर्बिटल होगा, उसी में ये पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बोकैटायंस आर ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और उसके पास एक प्योर पी ऑर्बिटल होता है। ये प्योर पी ऑर्बिटल इस सिग्मा बॉन्ड के साथ ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप करने के बाद ये बन जाएगा कुछ ऐसा, यहां पाई बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। ये ओवरलैप इधर से भी हो सकता था, इसलिए ये ऐसा भी हो सकता है। ये दो कैनोनिकल फॉर्म इसके। सच काइंड ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड सिग्मा रेजोनेंस। रिमेंबर, ये पी ऑर्बिटल और ये रिंग दोनों एक ही प्लेन में होना जरूरी है, दोनों एक ही प्लेन में होना जरूरी है, तब जाके ये बॉन्ड इसके साथ ओवरलैप कर सकता है। बाई चांस ये रिंग ऐसे होता, अगर ये रिंग ऐसे होता तो ये पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप नहीं करता, तो हम बोलते हैं उस केस में सिग्मा रेजोनेंस इज एब्सेंट। But when the ring is planar to the carbocation, then sigma resonance happen, and because of the sigma resonance, it is highly stable, no expansion. अब देखो ये सेम टाइप का सवाल है। 3 मेंबर का रिंग से जुड़ा पहला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, 3 मेंबर का रिंग से पहला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये अल्टीमेटली क्या बन गया? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, जो नाम है उसका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। नो एक्सपेंशन, सिग्मा रेजोनेंस, हाईली स्टेबल। लेकिन वही अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल, ये तो 6 मेंबर का रिंग है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो 3 मेंबर का रिंग से जुड़ा पहला कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, 3 मेंबर का रिंग से जुड़ा पहला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एक्सपेंशन का कंडीशन बना हुआ है। लेकिन ये दोनों रिंग आपस में क्या है? स्पाइरो। अगर ये रिंग बोर्ड पे है तो ये वाला रिंग परपेंडिकुलर होगा। स्पाइरो रिंग्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्पाइरो रिंग्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये रिंग परपेंडिकुलर हो गया तो ये परपेंडिकुलर रिंग इसके साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा। नो सिग्मा रेजोनेंस, therefore ring expansion will happen, no sigma resonance, क्योंकि दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर है। तो सिग्मा रेजोनेंस बंद हो गया तो अब ये 3 से 4 एक्सपैंड करेगा। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। बीटा गामा को तोड़ो, गामा अल्फा को जोड़ दो, अल्टीमेटली इट विल बिकम लाइक दिस। 4 मेंबर का रिंग बन गया यहां पर, और फाइनल पॉजिटिव चार्ज कहां पर? यहां पर। ऑलरेडी स्टेबल, नो रीअरेंजमेंट आफ्टर, 3 से 4 मेंबर में एक्सपैंड कर गए। अगला एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस सेम चीज यहां जो हो रहा है वहां यहां पर भी वही होगा। दोनों रिंग स्पाइरो रिंग, स्पाइरो रिंग। अगर स्पाइरो रिंग है तो सिग्मा रेजोनेंस एब्सेंट। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, बीटा गामा को तोड़े, गामा अल्फा को जोड़ दिए। जैसे ही गामा अल्फा को जोड़ोगे पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा? यहां पर। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये रिंग से जुड़ा पहला कार्बन के पास, ये भी एक्सपैंड मारा, पॉजिटिव चार्ज है यहां, ये भी एक्सपैंड मारेगा, पॉजिटिव चार्ज है यहां पर। पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा और ये जितने ट्रायंगल बने हुए हैं सब के साथ एक्सपैंड कर जाएंगे, एंड अल्टीमेटली वी विल गेट अगला केस जो है वो 6 मेंबर का रिंग, 6 मेंबर का रिंग के साथ जुड़ा पहला कार्बन का पॉजिटिव चार्ज। 6 से 7 एक्सपेंशन होता है, लेकिन एक्सपेंशन के ठीक बाद कार्बोकैटायन को बैक बॉन्डिंग मिलना जरूरी है। हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर भी है। ट्राई करते, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा को तोड़े, गामा अल्फा को जोड़े तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा? बीटा कार्बन पे। और जैसे ही बीटा कार्बन पे आएगा लोन पेयर का क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग। सो अल्टीमेटली ये 6 से 7 एक्सपैंड कर जाएगा,
ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 7 मेंबर्ड रिंग। मान लेते ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और OH लोन पेयर बैक बॉन्डेड, इट विल एक्सपैंड। Rearrange it. अधूरा है। ये भी सवाल अपने आप में इंटरेस्टिंग, ध्यान दें। ये तो 5 कार्बन के रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता। एक्सपेंशन के लिए क्या कंडीशन पता है? रिंग से जुड़ा पहला कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, ये रिंग है 5 कार्बन का, उससे जुड़ा ये पहला कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, 5, 6 में एक्सपैंड करता है ऑटोमेटिकली। अल्फा, बीटा, गामा, बीटा गामा को तोड़े, गामा अल्फा को जोड़ दिए। ऐसा करेंगे ये तो टूट गया ना बीच में, तो ये रिंग और ये रिंग स्पाइरो हो गया। 5 कार्बन का रिंग था, उसके साथ ये कितना कार्बन का रिंग हो गया? मान लीजिए 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, उसके साथ एक 6 मेंबर का रिंग। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 3 पे ही तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। 1, 2, 3 जब तोड़े थे तो 3 पे ही तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। रीअरेंजमेंट तब तक चलता है जब तक कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कंडीशन ना मिल जाए। अब गौर से देख, 5 कार्बन का रिंग के लिए ये हो गया पहला कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। 5 कार्बन का रिंग के लिए उससे जुड़ा पहला कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, फिर से एक्सपेंशन होगा। ये अल्फा, ये बीटा, मान ले ये गामा, ये अल्फा बीटा गामा का बॉन्ड टूट रहा है और गामा अल्फा जुड़ रहा है। समझ में आ रहा? तो ये तो 6 मेंबर का रिंग है ही, और उसके बाद यहां पर आपको 6 मेंबर का रिंग इस तरीके से मिलेगा। गौर से देखो, ये वाला कार्बन को मान ले बोल रहे हम 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। फाइनल पॉजिटिव चार्ज कहां पर? 1 नंबर पे, 1 नंबर पे। अल्टीमेटली 6 का बाइसाइकिल हो। फाइनल आंसर सबसे ज्यादा स्टेबल विथ 5 अल्फा H। तो इस केस में दोनों रिंग एक्सपैंड करके अल्टीमेटली बाइसाइकिल मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लियर है? रिंग एक्सपेंशन क्लियर है? ओके, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि रिंग वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का सबसे पहला कंडीशन है कि रिंग वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। एक्सपेंशन के लिए क्या कंडीशन था? रिंग से जुड़ा पहला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था। यहां पर रिंग वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तब रिंग एक्सपैंड, रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन 7 से 6 भी होगा, 6 से 5 भी होगा, 5 से 4 भी होगा, 4 से 3 भी होगा, लेकिन तीनों का अलग अलग कंडीशन। 7 से 6 तब होगा कार्बोकैटायन जस्ट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन should be minimum 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 7 से 6 का कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब कॉन्ट्रैक्शन के ठीक बाद कार्बोकैटायन जो मिला वो कम से कम 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए।
समझ में आ रहा? 6 से 5, 5 से 4, नो डाउट एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, रिंग का एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा ना। लेकिन अगर कार्बोकैटायन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन को भी बर्दाश्त कर लेता है। इसलिए 6 से 5 और 5 से 4 तब होता है व्हेन द कार्बोकैटायन जस्ट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन शुड बी बैक बॉन्डेड। बैक बॉन्डिंग उसके साथ होना चाहिए, तभी जाके ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और 4 से 3 सुनकर बड़ा ताज्जुब लगेगा तुम्हें ऑटोमेटिकली, जबकि सबसे डिफिकल्ट यही लगता है देख के कि 4 से 3 तो बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन, लेकिन अपने आप हो जाएगा। क्यों होगा देखेंगे। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो इसमें नहीं है, लेकिन खैर चलो ध्यान देना। मान लो ये कार्बोकैटायन दिए हम, 7 कार्बन का रिंग, यहां पे 2 मिथाइल और यहां पॉजिटिव चार्ज, बोले रीअरेंज। ये कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज इट। ओके, ये एक रीअरेंजमेंट इसमें ये भी पॉसिबल था कि आप पाई बॉन्ड को शिफ्ट, मिथाइल का शिफ्ट करा देते, अल्फा एच बढ़ जाता। लेकिन 7 कार्बन के रिंग में भी स्ट्रेन होता है, ये भी अपना स्ट्रेन को कम करने का कोशिश करेगा। रिंग वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पहला सेटिस्फाइड है। तरीका वही है बेटा, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा को तोड़ो और गामा अल्फा को जोड़ो। अभी भी वही काम कर रहे हैं, बीटा गामा को तोड़ रहे हैं और गामा अल्फा को जोड़ रहे हैं। तो ध्यान देना एक बात कि चाहे रिंग एक्सपेंशन हो या रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो, एक्सपेंशन इज ऑल्सो अल्फा बीटा शिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अल्फा बीटा शिफ्ट। आखिर बीटा कार्बन से ही एक चीज निकलकर वो अल्फा कार्बन पे जाके जुड़ जा रहा है। एक्सपेंशन में भी वही हो रहा था और कॉन्ट्रैक्शन में भी। तो ध्यान रखना कि अगर सवाल पूछा कि हाउ मेनी अल्फा बीटा शिफ्ट इज हैपनिंग, तो उसमें रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन को भी एक स्टेप में काउंट करेंगे। सारे शिफ्ट तो काउंट होंगे ही होंगे, लेकिन जो एक्सपेंशन वाला स्टेप है या कॉन्ट्रैक्शन वाला स्टेप है वो भी एक अल्फा बीटा शिफ्ट ही है। खैर, अल्फा बीटा गामा, सर अल्फा बीटा गामा इधर कहने लिए, इधर इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये देखोगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा। बीटा गामा को तोड़ना है, गामा अल्फा को जोड़ना है। ये अगर टूट गया तो ये बॉन्ड गया, और ये अगर जुड़ गया तो ये मान ले 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 मेंबर का रिंग मिला। मान ले ये 1 नंबर कार्बन है, 1 नंबर कार्बन पे क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, है कि नहीं। ये वाला पार्ट बच गया और पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया फाइनली, बीटा पे पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन मिल रहा है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इधर इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमको 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन मिलेगा ही नहीं। 7 से 6 का क्या कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्शन के ठीक बाद वाला कार्बोकैटायन कम से कम 3 डिग्री का होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन के ठीक बाद वाला कार्बोकैटायन है 7 मेंबर का रिंग का बना 6 मेंबर का। हाँ अच्छा, एंगल स्ट्रेन किसमें ज्यादा है, 7 मेंबर वाले में कि 6 मेंबर वाले में है? 6 मेंबर में ज्यादा होगा। कौन बोला? जितना बड़ा रिंग होता जाएगा उतना अच्छा है। यहां बॉन्ड एंगल कितना है, लेस देन 109 कि ग्रेटर देन 109 है? ग्रेटर देन 109 डिग्री। एक लिमिट तक कम एंगल होने के वजह से एंगल स्ट्रेन होता है, और एक लिमिट के बाद एंगल ज्यादा होने की वजह से एंगल स्ट्रेन होता है। होना चाहिए था 109, साइक्लोप्रोपेन में है 60 एंगल स्ट्रेन, होना चाहिए 109 और एंगल है मान लो 120, वहां भी एंगल स्ट्रेन। समझ में आ रहा है? पहला क्लियर है। अब देखो दूसरा, मान ले 6 मेंबर का रिंग, 6 मेंबर का रिंग, यहां पर लगाए OH और यहां दे दिए पॉजिटिव चार्ज, बोले रीअरेंज इट। सबसे पहली बात, रिंग वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो सेटिस्फाइड है।
पहला कंडीशन जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है वो तो है ही, रिंग के कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? चूंकि ये 6 मेंबर का रिंग है तो 6 से 5 के लिए कंडीशन क्या है? लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग मिलेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये OH नहीं होता, बोलते नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, जैसा है वैसे ही रह जाएगा। OH ठीक है, अल्फा बीटा कहीं भी ले लो, गामा आइडेंटिकल है। गामा बीटा गामा को तोड़ना है, गामा अल्फा को जोड़ देना है। जैसे ही बीटा गामा को तोड़ोगे, गामा अल्फा को जोड़ोगे तो ये रिंग और ये रिंग स्पाइरो हो गया है। यहां से हुआ स्पाइरो, और ये कितना कार्बन का रिंग हो गया? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग, स्पाइरो विथ 6 मेंबर्ड रिंग। ओके, ये अल्फा कार्बन था जो स्पाइरो बना है। बीटा 6 मेंबर वाले रिंग में बीटा पे पॉजिटिव चार्ज, ये अल्फा कार्बन है। 6 मेंबर वाले पे बीटा पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर OH है, लोन पेयर का हो गया बैक बॉन्डिंग। दिस विल हैपन। यदि वही तो पहले बताया क्या होता, कुछ नहीं होता। तो जैसे 6 वाला 5 पे आया वैसे 5 वाला 4 में भी आएगा। आखिरी केस, 4 नंबर के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का कंडीशन सेटिस्फाइड। 4 से 3 हैपेंस ऑटोमेटिकली। वो क्यों ऑटोमेटिकली? देख, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा को तोड़े, गामा अल्फा को जोड़ दिए, गामा अल्फा को जोड़ते ही 3 नंबर का रिंग बन गया ये। और ये मान 1 नंबर कार्बन था, 1 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल बच गया, और वहां पर क्या मिल गया? इसलिए ऑटोमेटिक होता है। ये हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन होता है बिकॉज ऑफ सिग्मा रेजोनेंस, देयरफॉर इट इज हाईली स्टेबल। क्लियर है? चलो 1 2 अपने से कर लो। 5 नंबर का रिंग, 5 नंबर का रिंग, यहां पे OH, यहां पर पॉजिटिव, रीअरेंज है। दूसरा है कि 4 नंबर का रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां भी 4 नंबर का रिंग पे OH। पहला वाला सेम टाइप है ना, जैसे 6 का बताया वैसे 5 का हो गया। अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा को तोड़े और ये गामा अल्फा को जोड़ दिए तो 5 से 4 हो गया ये। लेकिन कार्बोकैटायन को बैक बॉन्डिंग मिलना चाहिए, तो फाइनल पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा? बीटा पे। तो 4 और 5 का ये बाईसाइक्लो है, सॉरी स्पाइरो। 4 और 5 का ये स्पाइरो रिंग, और फाइनल पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पर जहां पर OH लगा हुआ है, और OH का ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर ऑप्शन है 4 मेंबर वाला 3 मेंबर में कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता, और ये 4 मेंबर से जुड़ा पहला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये 4 मेंबर वाला एक्सपैंड भी कर सकता है। तो हम लोग कौन सा काम कराएंगे? एक्सपैंड कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? बैक बॉन्डिंग वाला। तो हम ऐसा काम कराएंगे जिसमें लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग मिले। अगर हम यहाँ पे 3 मेंबर को 4 मेंबर को 3 मेंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो सिग्मा रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको एक्सपैंड कराएं, बोले कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, बीटा गामा को तोड़ो, गामा अल्फा को जोड़ो,
तो फाइनल पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा? बीटा पे, और बीटा पे आते ही लोन पेयर का क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग। इसलिए हम लोग इस केस में एक्सपेंशन कराएंगे। तो फाइनली ये 4 और 5 का बन जाएगा अगेन स्पाइरो। 4 और 5 का बन गया स्पाइरो। स्पाइरो कार्बन से पहला कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर होगा OH और लोन पेयर का हो गया बैक बॉन्ड है। हाँ, 6 मेंबर का है। 5 ये वाला रह गया ना, 5 बच गया। ये कॉन्ट्रैक्ट किया है 4 में, 5 से 4। अब देखो एलिमिनेशन छोड़ो। अगर एक कार्बोकैटायन बन जाए, मान लो हम तुमसे बोले कि CH3 CH2 पॉजिटिव एक कार्बोकैटायन बना रिएक्शन में, तो ऑब्वियसली ये कार्बोकैटायन बनने के बाद रीअरेंज करता है। इसमें रीअरेंजमेंट चलो नहीं होगा, क्योंकि कहीं से भी हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो अल्फा 3 का 3 ही रहेगा। कार्बोकैटायन बनने के बाद आगे क्या क्या कर सकता है? 2 काम कर सकता है, क्योंकि ये इंटरेक्ट किसके साथ करेगा? कोई नेगेटिव चार्ज वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा। पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, कोई नेगेटिव चार्ज या न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल के साथ क्यों? क्योंकि ये खुद में अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल होता है कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रॉन का कमी है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा। खैर, अब ये B-2 काम कर सकता है। या तो B- जाके सीधे कार्बोकैटायन के साथ जुड़ जाए, अगर जुड़ गया तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर ये B- जाकर बगल वाले कार्बन से एक H+ निकाल ले, अगर H+ निकाल लिया तो खुद को बना लिया BH। H+ निकला तो कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस प्रोसेस इज अ एलिमिनेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज अ एलिमिनेशन प्रोसेस। तो कार्बोकैटायन के साथ 2 चीज हो सकता है, या तो उसके साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, या दूसरा हो सकता है कि बगल के कार्बन से H+ निकल गया तो उसके साथ एलिमिनेशन भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन एज वेल एज एलिमिनेशन। ध्यान देना कि कॉम्बिनेशन प्रोसेस 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अगर ये B- को यहां जुड़ने में कोई हिंड्रेंस नहीं मिला तो वो जुड़ जाएगा। अगर यहां हिंड्रेंस मिला, जुड़ने में हिंड्रेंस मिला, तो वो बगल के कार्बन से एक H+ लेके निकल जाए। एलिमिनेशन का ऑर्डर, एलिमिनेशन प्रोसेस का ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री 1 डिग्री। खैर, अगर जुड़ जाता है तो कॉम्बिनेशन, अगर जुड़ नहीं पा रहा है, हिंड्रेंस है, तो फिर एलिमिनेशन। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। वेरी सिंपल। एलिमिनेशन बहुत प्रकार के होते हैं। एलिमिनेशन E1 होता है, E2 होता है, E1CB होता है, और EI या EC होता है। सबका मतलब है E1 मतलब एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, E2 का मतलब एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर, E1CB का मतलब एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस। या तो इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बोलो या साइक्लिक एलिमिनेशन बोलो। 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे E1। कॉपी कीजिए जल्दी। E1 को बोला जाएगा एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। वैसे एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर भी आएगा आगे चल के। E1CB भी पढ़ेंगे, EI-EC भी पढ़ेंगे, लेकिन इस कार्बोकैटायन टॉपिक में अल्कीन रिलेटेड रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म क्या होता है, क्या चीज होना चाहिए कि हम E1 मैकेनिज्म उसे बोल सकें। ध्यान रखना, a substrate with a living group is required. A substrate with a
लिविंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड। एलिमिनेशन के लिए एक ऐसा सबस्ट्रेट होना चाहिए जिसमें लिविंग ग्रुप लगा होना चाहिए। उस लिविंग ग्रुप लगे हुए सबस्ट्रेट को सबसे पहले हम लोग लेते हैं पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट जैसे मान लो वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, पोलर सॉल्वेंट में लिया जाता है। पोलर सॉल्वेंट में लिया जाता है। साथ में एक बेस भी होगा, B-, बेस भी लिया जाता है। बेस का भी होना जरूरी है क्योंकि बेस ही एलिमिनेशन कराता है। न्यूक्लियोफाइल तो कॉम्बिनेशन कराएगा। जुड़ गया माने न्यूक्लियोफिलिसिटी, बगल से H+ लेके भाग गया तो बेसिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग को एक बेस की आवश्यकता होगी क्योंकि एलिमिनेशन कराना है। और पोलर सॉल्वेंट सबस्ट्रेट, सबसे पहला स्टेप होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें ये सबस्ट्रेट से लिविंग ग्रुप निकल जाता है और कार्बोकैटायन का बनना। क्यों होता है ये RDS? यहां पर हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट था सर, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बोकैटायन बनना चाहेगा, फिर भी बहुत स्लोली ये प्रोसेस आगे बढ़ता है और कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन, या ध्यान रखना, कोई भी इंटरमीडिएट बनने का प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल होता है और वो RDS होगा। जैसे ये कार्बोकैटायन बना, लिविंग ग्रुप निकला, तो लिविंग ग्रुप आके जुड़ के वो वापस बना भी सकता है। समझ में आ रहा है? यहां पर क्या इस बेस का कोई रोल हुआ? यहां पर क्या ये न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल हुआ? नहीं। यहां पर प्रॉपरली किसका रोल हुआ? सॉल्वेंट का। हम लोग पोलर सॉल्वेंट क्यों लिए थे? पोलर सॉल्वेंट इसलिए लिए थे क्योंकि कार्बोकैटायन भी सॉल्वेट हो और लिविंग ग्रुप भी सॉल्वेट हो। पोलर सॉल्वेंट कैसा होता है? प्लस और माइनस, इसको चारों तरफ से घेर लेगा नेगेटिव, इसको चारों तरफ से घेर लेगा पॉजिटिव, दोनों का होगा सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में होता है एनर्जी रिलीज। जो एनर्जी रिलीज हुआ वो वापस इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है और अल्टीमेटली सॉल्वेशन एनर्जी के कारण या सॉल्वेशन के कारण ये आयनाइज कर जाता है। व्हाट इज RDS? RDS इसमें is simply ionization process। RDS क्या है इस मैकेनिज्म में? इट इज सिंपल आयनाइजेशन प्रोसेस। कार्बोकैटायन बन गया, रीअरेंज इट फास्ट। जितना तरह का रीअरेंजमेंट पड़े वो सब लगाना है, लेकिन ध्यान रहे माइग्रेटिंग एबिलिटी कब देखना है? वही 3 रिएक्शन में जब वो आएगा। उसके अलावा हर जगह आपको क्या कार्बोकैटायन बनाना है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। रीअरेंज इट। मान लो रीअरेंजमेंट इसका हो गया, रीअरेंजमेंट मान लो इसका हो गया, कहीं ना कहीं तो कार्बोकैटायन होगा, कहीं ना कहीं तो कार्बोकैटायन होगा। उसके बाद फास्ट स्टेप में बेस जो B- लिए हो वो बगल के कार्बन से एक H+ निकालकर बना लेगा BH, और साथ में क्या मिल जाएगा हमें? R1CH डबल बॉन्डेड CHR2 अल्कीन का बनना। Like this, through even mechanism we get alkene। RDS of the mechanism is simply ionization, कार्बोकैटायन का मिलना। उसके बाद कार्बोकैटायन रीअरेंज करता है। रीअरेंज करने के बाद जहां भी कार्बोकैटायन हो, बेस बगल के कार्बन से एक H+ निकाल लेगा और पाई बॉन्ड बना देगा। ऐसे मैकेनिज्म को एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर बोला जाता है। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज। RDS में कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया? मात्र एक। रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ओनली। RDS में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सिर्फ यही ना? ये तो पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या ये पार्टिसिपेट किया? नहीं किया। Rate is proportional to substrate concentration only. Order of the reaction is 1. Molecularity of the reaction is also 1. इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर बोला जाता है। अबे गिर जाएगा उसको पकड़ कर रख। टोपी
तुम ही को बोल रहे हैं। मॉलिक्युलैरिटी 1, ठीक। अब देखिए क्या क्या चीज सपोर्ट करेगा इस इवन मैकेनिज्म को। वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप सपोर्ट्स इवन, क्योंकि हम लोग को कार्बोकैटायन चाहिए ना, तो ऐसा लिविंग ग्रुप होना चाहिए जो डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट देखे नहीं, पोलर सॉल्वेंट में लेते ही निकले कार्बोकैटायन बन जाए। कार्बोकैटायन बन गया तो इसके बाद इवन शुरू हो गया। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप निकल ही नहीं रहा है, कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा है, तो फिर गड़बड़ है। तो वेरी गुड लिविंग ग्रुप जैसे N2 वाटर है ना, ऐसा पढ़े थे ना, वेरी गुड लिविंग ग्रुप का कैटेगरी सपोर्ट्स इवन। दूसरा हाई टेम्परेचर सपोर्ट्स इवन। हाई टेम्परेचर क्यों? अल्टीमेटली आपने 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ा, लिविंग ग्रुप वाला टूटा और बगल का हाइड्रोजन का भी टूटा। 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, और लास्ट में बना क्या? एक वीक पाई बॉन्ड। माने एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा और एनर्जी रिलीज कम। ओवरऑल इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस इज ऑलवेज सपोर्टेड एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। सपोर्टेड एट हाई टेम्परेचर। Rate of E1 will be directly proportional to the stability of the first carbocation form. जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहां मिलेगा, पहला वाला रीअरेंजमेंट के बाद नहीं, जितना ज्यादा स्टेबल ये पहला कार्बोकैटायन मिलेगा, आरडीएस उतना फास्ट होगा और रेट भी उतना ज्यादा होगा। रेट ऑफ द E1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म। पहला कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, आरडीएस उतना फास्ट होगा, और आरडीएस फास्ट हो गया तो पूरा ओवरऑल रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। और ऑब्वियसली हाईली पोलर सॉल्वेंट सपोर्ट्स E1। जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें आयनाइजेशन उतना ही फास्ट होता है। पोलर सॉल्वेंट में आयनाइजेशन फास्ट होता है, इसलिए E1 होने की संभावना पोलर सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा, नॉन पोलर में नहीं होगा। सबसे ज्यादा वाटर में। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, इतना तो बोल ही सकते हैं। 3 डिग्री का सबस्ट्रेट के साथ E1 होने की संभावना सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होता है। दो चीज, उसके बाद हम लोग रिएक्शन में आ जाएंगे। पहला चीज, H रिमूवल is involved in fast step। बेस जो H+ निकाल रहा है वो कौन से स्टेप में निकाल रहा है? फास्ट स्टेप में। आरडीएस में तो कार्बोकैटायन सिर्फ बन रहा है, और आरडीएस ही रिएक्शन का रेट को गवर्न करता है, फास्ट स्टेप रेट को गवर्न करता है क्या? नहीं। तो H+ का रिमूवल कौन से स्टेप में हो रहा है? फास्ट स्टेप। अब तुम खुद सोचो कि वहां पे H+ के बजाय D+ होता या T+ होता तो क्या रेट में कोई फर्क आता है? क्योंकि जो चीज फास्ट स्टेप में हो रहा है वो रेट काइनेटिक्स डिसाइड नहीं करता। तो ध्यान रखना, देयरफॉर E1 डज नॉट शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट? If there is a difference in the rate observed due to isotope of H, हाइड्रोजन के आइसोटोप के कारण अगर रेट में फर्क आया तो बोलेंगे कि वो रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H हो रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसे सोच, अगर हम बोलते CH3 CH2 लीविंग ग्रुप लिया गया बेस के प्रेजेंस में E1 हुआ, कैसे होगा E1? सबसे पहले तो कार्बोकैटायन बनेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा तो कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा। यहां तो चलो रीअरेंज नहीं हो रहा है, बगल के कार्बन से एक H+ हटेगा और क्या बन जाएगा?
ठीक है ना? ये फास्ट स्टेप है ना जिसमें B माइनस आके H+ निकालता है। अगर हम यहां CD3 CD2 बॉन्डेड 2 लीविंग ग्रुप लेते और वही बेस B माइनस लेते और E1 चलाते, यहां से भी लीविंग ग्रुप निकलता, कार्बोकैटायन बनता, फास्ट स्टेप में B माइनस, यहां से D+ निकलता। आपको अच्छे से पता है कि CD बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन CH बॉन्ड, है कि नहीं? फिर भी ये फास्ट स्टेप में D निकल रहा है तो CD2 डबल बॉन्डेड CD2 बनता। हम बोले रेट 1, यहां रेट 2, ध्यान रखना रेट 1 इज इक्वल टू रेट 2। वाई? बॉन्ड CH बॉन्ड का एनर्जी नो डाउट अलग अलग होता है, लेकिन चूंकि निकलना जो है वो फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व है और फास्ट स्टेप रेट को कभी डिसाइड करता ही नहीं, इसलिए H निकले या D निकले या T निकले, रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर इट डज नॉट शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H। और यही बाई चांस अगर हो जाता रेट 1 ग्रेटर देन रेट 2, ये तब होता जब H का निकलना RDS में चलता, ये तब होता जब H का निकलना RDS में चलता, तो रेट 1 ग्रेटर देन रेट 2 हो जाता और बोलते ये मैकेनिज्म काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये पहला बात कि E1 डज नॉट शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H। दूसरी बात, मान लो कि ये कार्बोकैटायन आपको मिला, मैक्सिमम केस में ऐसा ही सिचुएशन आपके सामने आएगा कि कार्बोकैटायन के दोनों तरफ H+ होगा अवेलेबल। कौन सा H+ हटा के हम मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सा H+ नहीं हटा के मेजर प्रोडक्ट, कौन सा H+ हटाया जाएगा, कौन सा H+ नहीं हटाया जाएगा मेजर प्रोडक्ट के लिए। मान लो ये कार्बोकैटायन मिला, 5 अल्फा H है, हाईली स्टेबल है, हो गया रीअरेंजमेंट जो होना था। अब ये H+ निकलने के लिए तैयार है फास्ट स्टेप में, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये B माइनस यहां से भी H+ निकाल सकता है। अगर वो निकाला H+ तो कैसा बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्डेड CH3। और अगर ये B माइनस यहां से H+ निकाल लिया तो कौन सा अल्कीन मिलेगा? CH3CH2 CH डबल बॉन्डेड CH2। तो प्रोडक्ट तो अलग अलग है ना, और H+ निकलने का संभावना तो दोनों तरफ से है। कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बोलेंगे मेजर, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बोलेंगे माइनर? उसके पहले हमेशा कार्बोकैटायन बना तो हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन आ जाए H+ निकालने के। ठीक, एक से ज्यादा H+ निकालने का ऑप्शन बन गया, मतलब आपका एक से ज्यादा अल्कीन बनने का ऑप्शन तैयार हो गया। ध्यान रखिएगा, द मोस्ट स्टेबल अल्कीन विल बी कॉल्ड एज सेट्जेफ अल्कीन, सेट्जेफ प्रोडक्ट या सेट्जेफ अल्कीन, एंड ऑल अदर लेस स्टेबल विल बी कॉल्ड एज हॉफमैन्स अल्कीन या हॉफमैन्स प्रोडक्ट। मान लो 4 ऑप्शन बन गए, 4 तरह के H अवेलेबल है चारों ओर, तो 4 तरह का अल्कीन बन सकता है। उन चारों में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो एक ही होगा, वो कहलाएगा सेट्जेफ। और बाकी जो 3 बच गए लेस स्टेबल वाले, वो सब कहलाएंगे हॉफमैन। जैसे इस केस में बोलेंगे इस अल्कीन का 6 अल्फा H है, सेट्जेफ है। इस अल्कीन के पास 2 ही अल्फा H है, लेस स्टेबल है, ये हॉफमैन है। ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें सेट्जेफ मेजर मिलता है, और ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें हॉफमैन मेजर मिलता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ज्यादा स्टेबल वाला ही बनेगा, डिपेंड्स ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म, डिपेंड्स ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म। ध्यान रखना, इन इवन ऑलवेज सेट्जेफ प्रोडक्ट इज मेजर। हॉफमैन भी बनेगा, कम बनेगा, लेकिन हमेशा सेट्जेफ ज्यादा बनेगा। इवन मैकेनिज्म में सेट्जेफ अल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होता है।
चलो जरा बताओ, यहां पे कार्बोकटायन है, बेस आया, कितने तरह के अल्कीन बन सकते हैं? हाउ मेनी पॉसिबल अल्कीन कैन गेट फॉर्म? हाउ मेनी पॉसिबल अल्कीन कैन गेट फॉर्म? तो बगल से H+ ही तो निकालना है। कितने तरह के ऑप्शन आ गए नजर? यहां से भी H निकल सकता, यहां से भी H निकल सकता, यहां से भी H निकल सकता। यही सब बगल वाले H है ना। मान लीजिए यहां से निकला तो डबल बॉन्ड बीच में आ गया, पहला पॉसिबिलिटी। प्लस ये ऊपर से गया तो दूसरा पॉसिबिलिटी, प्लस यहां तीसरा नंबर वाला गया तो तीसरा पॉसिबिलिटी। बता सेट ऑफ कौन? सेट ऑफ कौन? इसके 3 3 6 2 8 और 2 10 अल्फा H। सेट एक ही सेट होता बेटा, और बाकी सबको क्या बोलेंगे? E1 में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? अगर ये E1 से चल रहा था अगर काम, तो पहले वाले को मेजर बोलते और बाकी दोनों को क्या बोलते? माइनर। एग्जाम्पल्स ऑफ E1। ठीक है, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 हीट या KHSO4 हीट। तीनों में से कोई हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन ये वाला है। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन ऑलवेज हैपेंस बाय E1 मैकेनिज्म। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन ऑलवेज हैपेंस बाय E1 मैकेनिज्म। हम एक सीधे अल्कोहल लेके चल रहे, CH3 CCH3 H CH2 OH। मान लो ये एक अल्कोहल है, इसको किसके साथ ट्रीट किया गया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट। सबसे पहले देखो क्या होगा। आपको अच्छे से पता है कि OH इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, और वेरी पुअर लिविंग ग्रुप को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वेरी पुअर लिविंग ग्रुप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अल्कोहल के मैक्सिमम रिएक्शन एसिड के मीडियम में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर तुरंत H2SO4 का H+ गेन करके खुद को कर लेगा प्रोटोनेट। ये बन गया OH2 पॉजिटिव। अब ये कैसा लिविंग ग्रुप बन गया? वेरी गुड लिविंग ग्रुप वाटर। और यही कारण है कि अल्कोहल का मैक्सिमम रिएक्शन एसिड मीडियम या लिविस एसिड के मीडियम में कराया जाता है, ताकि OH का लिविंग एबिलिटी बढ़ जाए। पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन है। ये एसिड है और ये बेस है, ये एसिड बेस रिएक्शन है। अब शुरू होगा RDS E1 का लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ना 1 डिग्री देखता ना 3 डिग्री देखता। वाटर तो सॉल्वेंट है ही। H2SO4 का पाइप से लियो कि पानी में घोल के? सॉल्वेंट क्या है? वाटर। वाटर सॉल्वेंट इज अ पोलर सॉल्वेंट। तुरंत लिविंग ग्रुप निकला, कार्बोकटायन बन गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये कार्बोकटायन? क्लियर? कार्बोकटायन बनते ही वो रीअरेंज करता है। फिलहाल इसका अल्फा कितना है? 1। बगल के कार्बन से हाइड्राइड का शिफ्ट, हाइड्राइड का शिफ्ट होते ही कार्बोकटायन बना CH3 CCH3 CH3 पॉजिटिव।
अब कोई रीअरेंजमेंट नहीं, क्योंकि ये हाईली स्टेबल कंडीशन में आ चुका है। यहां पर बेस HSO4 माइनस H2SO4 H प्लस दिया था और HSO4 माइनस दिया था। HSO4 माइनस आकर बगल के कार्बन से एक H प्लस हटाएगा। चूंकि यहां पर तीनों कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा एंड दैट प्रोडक्ट विल बी सेडजर। यहां पर कोई दो प्रोडक्ट बनने का चांस नहीं है। कहीं से भी H प्लस हटाएगा तो यहां पर क्या मिलेगा? आइसो ब्यूटीन। फाइनल आंसर यहां से यहां, इसको कहते हैं इवन कराना। तो ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे ही अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ देखो, OH को हटा लो, कार्बोकैटायन बना लो, रीअरेंज कर लो, फिर बगल के कार्बन से एक H प्लस हटा दो। समझ में आ रहा बात? क्लियर? क्या ये वाला? हाँ, आरडीएस लिविंग ग्रुप है ना, ये लिविंग ग्रुप का निकलना ही तो आरडीएस है और कार्बोकैटायन का बनना। कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज किए, फिर बगल के कार्बन से H प्लस हटा दिए, हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। चलो एक बार खुद से ये ट्राई करके हमको बताओ कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। राइट ऑन द मेजर प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे प्रोटोनेट करा लिए, हटाए, कार्बोकैटायन बनाए। अल्फा फिलहाल कितना है? बगल से हाइड्राइड का शिफ्ट, अब अल्फा कितना हो गया? 3 और 1 4। यहां पर भी एक H, फिर से एक हाइड्राइड का शिफ्ट, 3 3 6 और 2 8। अब आएगा HSO4 माइनस H प्लस हटाने के लिए। यहां और यहां दोनों आइडेंटिकल और यहां डिफरेंट, सो देयर कैन बी 2 पॉसिबल प्रोडक्ट। अगर यहां से H हटता है, पहला, और अगर यहां से अगर हमने H हटा दिए, यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, बात बराबर है। ये बन जाएगा C डबल बॉन्डेड C। दूसरा मेजर कौन? मेजर मान लो तुमसे बोला गया कि ये पूरे प्रोसेस को आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में प्लॉट कीजिए। तो ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अलग अलग अल्कोहल के लिए थोड़ा अलग अलग आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अल्कोहल में एक भी रीअरेंजमेंट ना हो सकता है कहीं सिर्फ एक ही हाइड्राइड का शिफ्ट हो, कहीं दो हाइड्राइड का शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा अंतर आएगा। जैसे यहां था अल्कोहल के साथ सबसे पहले हुआ एसिड बेस रिएक्शन, बहुत छोटा सा पीक। ये एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और एक्सोथर्मिक होता है, ये पता है ना, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये नीचे ये ऊपर, ये H प्लस जो आगे प्रोटोनेट हुआ ना यहां से यहां, वही चीज है। समझ में आ रहा? उसके बाद आया RDS, यहां मिला कार्बोकैटायन, सबसे बड़ा एक्टिवेशन एनर्जी, यहां से लेकर यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी, स्लोएस्ट स्टेप सबसे ज्यादा RDS। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ पहला हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा हाइड्राइड शिफ्ट। देख छोटा छोटा, क्यों छोटा छोटा?
रीअरेंजमेंट इज वेरी फास्ट, लेकिन हर रीअरेंजमेंट में स्टेबिलिटी बढ़ता है। इसलिए यहां से यहां नीचे आए, फिर यहां से यहां नीचे आए, क्योंकि हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। और उसके बाद बेटा क्या हुआ, उसके बाद दो चीज हुआ। पहला चीज ये हुआ कि H+ गया और एक अल्कीन मिला, लेकिन एक और ऑप्शन था कि H+ गया और ये दूसरा अल्कीन मिला। समझो, समझ में आ रहा बात? जो ज्यादा स्टेबल है वो ही सेटजेफ है, जो लेस स्टेबल है वो हॉफमैन है। क्यों E1 में हमें सेटजेफ मेजर मिलता है? सेटजेफ एक तो ज्यादा स्टेबल होता है और सेटजेफ के लिए कम एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। हॉफमैन कम स्टेबल होता है और हॉफमैन में एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा की आवश्यकता होती है। तो रिएक्शन कौन से पाथ से आगे चल जाएगा? ये वाला पाथ से आगे चल जाएगा। देयरफॉर दिस इज मेजर। और ये वाला पॉइंट ऊपर, ये वाला पॉइंट नीचे, एंडोथर्मिक, ओवरऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस। पहला पीक और आखिरी पीक को छोड़कर बीच में जितना पीक, नंबर ऑफ अल्फा बीटा शिफ्ट, हंड्रेड 100% पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता। इसलिए तो हम हाईलाइट किए कि पहला पीक और आखिरी पीक को छोड़कर बीच में जितना पीक, नंबर ऑफ अल्फा बीटा शिफ्ट। कभी कभी H+ हीट भी लिखा रहता है। H+ हीट इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट। परसों टेस्ट में, अरे वो एल्डोल था, वो गलत छप गया था, वो पिनाकोल का सवाल होने वाला था। Mg Hg वाटर होने के बजाय H+ हीट छप गया था। सबको बोनस मिल रहा है उसमें। यहां पे रेट 1 और रेट 2 को कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट लिखने के बाद। सारे रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट लिखो और साथ ही साथ हम जहां जहां रेट कंपैरिजन करने के लिए दिए, रेट कंपेयर भी करो।
फटाफट 5 मिनट में राइट द मेजर प्रोडक्ट। पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे हम, मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला ऑब्वियसली OH हटाएंगे, कार्बोकटायन बनाएंगे। ये कार्बोकटायन रीअरेंज तो करेगा नहीं, ऑलरेडी 3 अल्फा H है। बगल के कार्बन से एक H+ हटाएंगे, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्डेड CH2। सिमिलरली ये OH हटाएंगे, कार्बोकटायन बनाएंगे, इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं। बगल के कार्बन से D हटाएंगे और आंसर लिख देंगे CD2 डबल बॉन्डेड CD2। R1 R2 का कंपैरिजन करने के लिए बोला, R1 R2 क्या होगा? इक्वल, क्योंकि E1 डज नॉट शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि ऑब्वियसली ये कार्बोकटायन और ये कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी में थोड़ा अंतर है। यहां +H लग रहा मिथाइल का, लेकिन यहां +H लग रहा कार्बोकटायन पे CD3 है। OH हटाए, पहला कार्बोकटायन बनाए, बगल के कार्बन से हाइड्राइड का शिफ्ट कराए तो कार्बोकटायन कुछ ऐसा बन गया। उसके बाद बगल के कार्बन से एक H हटाए तो आंसर आ गया CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2। कह रहा R1 R3 को कंपेयर करो, R1 R3 को कंपेयर करो तो रेट ऑफ E1 या रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकटायन, नॉट आफ्टर रीअरेंजमेंट। पहला कार्बोकटायन, यहां पहला कार्बोकटायन का अल्फा कितना मिला था? 3। यहां जो पहला कार्बोकटायन मिला उसका अल्फा कितना? 2। कौन सा ज्यादा स्टेबल? 1 नंबर ज्यादा स्टेबल, R1 ग्रेटर देन R3। चौथा, OH हटाए, कार्बोकटायन बनाए, ये तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसके साथ। बगल के कार्बन से H हटाए, प्रोडक्ट बनाए CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2। देख बेटा, दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट मेरे को बिल्कुल सेम मिलेगा और एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोपीन। क्या रेट बराबर होगा? यहां का पहला कार्बोकटायन का अल्फा 2 था और यहां का पहला कार्बोकटायन का अल्फा 6 है। ऑब्वियसली R4 ग्रेटर देन R1, R4 ग्रेटर देन R3। R4 और R1 में अल्फा 3 अल्फा 6, इसलिए R4 ग्रेटर देन R1। और R3 और R4 में अल्फा 2 अल्फा 6, अगेन R4 ग्रेटर देन R3। अगला, OH हटाए, कार्बोकटायन बनाए, बगल के कार्बन से हाइड्राइड का शिफ्ट कराए, कार्बोकटायन यहां आ गया, अल्फा 5 हो गया। रीअरेंजमेंट के बाद अल्फा 5 हो गया। अब मेरे को मेजर प्रोडक्ट बनाना है। मेजर प्रोडक्ट, तुमसे बोलता कोई कि अरे इसका पॉसिबल प्रोडक्ट बता दो। पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल कितने?
यहां से H हटा देते तो ये बनता ट्रांस, ट्रांस बना तो बनेगा सिस भी, और यहां से अगर H हटा देते तो बन जाता कौन सा, ये वाला अल्कीन। 3 पॉसिबल प्रोडक्ट, लेकिन मेजर कौन, ट्रांस इज मोर स्टेबल, मेजर। समझ में आ रहा? यहां पर OH हटाए कार्बोकटायन मिला, यहां पर भी वही चीज मेजर, यहां भी 3 बनेगा लेकिन मेजर ये R5 R6 का ऑर्डर, पहला कार्बोकटायन का अल्फा 2 था, यहां पहला कार्बोकटायन का 3 और 2 5 अल्फा H है, R6 ग्रेटर देन R5। अरे सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगला OH हटाए कार्बोकटायन बनाए, अल्फा 0, बगल से मिथाइल का शिफ्ट, मिथाइल का शिफ्ट हो गया, 3 3 6 और 2 8 अल्फा H हो गया। अब अल्फा H नहीं बढ़ेगा, अब बगल के कार्बन से एक H+ हटाने की बारी, तो ऑब्वियसली हम यहां से हटाएंगे, क्योंकि यहां से हटाने से जो अल्कीन मिलेगा उसका अल्फा H 9, मैक्सिमम स्टेबल पॉसिबल अल्कीन। डाउट है तो पूछ लो, कैसे किए तो पूछ लो, समझ में आ रहा है? अगला मध्य OH हटाए कार्बोकटायन यहां बना, ठीक, बगल के कार्बन से हाइड्राइड का शिफ्ट, कार्बोकटायन यहां आ गया, फिर बगल के कार्बन से हाइड्राइड का शिफ्ट, कार्बोकटायन यहां आ गया। यहां जब बना था तो अल्फा कितना था, 2, हाइड्राइड शिफ्ट किए तो यहां कितना अल्फा हो गया, 3 और 1 4, फिर बगल से हाइड्राइड शिफ्ट किए तो अल्फा कितना हो गया, 3 3 6 2 8 मैक्सिमम। अब बगल से H+ हटाएंगे और ऑब्वियसली वही प्रोडक्ट मिल रहा बेटा जो मेरे को पहले मिला था। इसका यह मतलब नहीं है कि रेट बराबर, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हटाए पॉजिटिव, बगल के हाइड्राइड को कूदाए पॉजिटिव, फिर बगल से H+ हटाए अल्कीन, सेम अल्कीन, मेजर प्रोडक्ट सेम है। अगले में OH हटाए, डायरेक्ट ऐसा कार्बोकटायन मिला है जो उसमें रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, ऑलरेडी 8 अल्फा H, बगल से H+ हटाए, आंसर अरेंज द रेट 7 8 9 10। Obviously rate is dependent on the stability of the first carbocation core। यहां पे पहला कार्बोकटायन का अल्फा कितना था, 0, यहां अल्फा कितना था, 2, यहां अल्फा कितना था, 3 और 1 4, यहां अल्फा कितना था, 3 2 6 और 2 8। ऑब्वियसली सब में सेम ही फाइनल मेजर प्रोडक्ट मिला, लेकिन रेट अलग अलग रहा। ये तीनों होमवर्क, ये तीनों रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन का सवाल ज्यादा है और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कम है। ये भी होमवर्क। अब बताओ यहां क्या किया जाए। सेम मैकेनिज्म, अल्कोहल है, H+ हीट है, प्रोटोनेट करेंगे, हटाएंगे, कार्बोकटायन बनाएंगे, तो सर इसको भी प्रोटोनेट करके हटा दो। कोई भी रिएक्शन हमेशा स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू आगे बढ़ता है। क्या इंटरमीडिएट पे एक पॉजिटिव चार्ज अच्छा है कि इंटरमीडिएट पे 2 पॉजिटिव चार्ज अच्छा है? एक ही ना। 2 पॉजिटिव चार्ज वाला तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो दोनों को प्रोटोनेट करके नहीं हटाना, किसी एक को हटाएंगे, एक को छोड़ देंगे। 4 नंबर का रिंग से जुड़ा पहला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अल्फा बीटा गामा, ब्रेक किए, गामा अल्फा को जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 नंबर का रिंग। मान लेते 1 नंबर, ये 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 2, कुछ नहीं है, 3 पे पॉजिटिव, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड।
ठीक है, ये कार्बोकेटायन तो अपने आप में हाईली स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस वाला है, किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट करने का आवश्यकता नहीं। बगल के कार्बन से एक H हटाओ ताकि सबसे ज्यादा स्टेबल मिले, तो ऑब्वियसली यहां से H हटा देंगे, H हटाते ही मेरे को क्या मिलेगा, कॉन्जुगेटेड अल्कीन, उससे ज्यादा स्टेबल और क्या हो सकता है, OH लगा। फिर अब ये OH को प्रोटोनेट किए, हटाए, कार्बोकेटायन बनाए। समझ में आ रहा है? अल्फा बीटा किधर भी चले जाए गामा, बीटा गामा को तोड़े, गामा अल्फा को जोड़ दिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 नंबर का रिंग, मान ले 1 नंबर ये, 1, 2 पे कुछ नहीं, 3 पे पॉजिटिव, 4 और 5 के बीच डबल बॉन्ड, 6 और 1 के बीच डबल बॉन्ड। बगल के कार्बन से एक H हटाएंगे और अल्कीन बनाएंगे। अल्टीमेटली बेंजीन इज द आंसर। क्लियर? अगले में क्लास में हम जितना रिएक्शन कराएं उसको एक बार अपने से दोहरा जरूर लेना रफ कॉपी में। समझ में आ रहा है? प्रोसेस वही है, तरीका वही है जो सिखाए हैं। प्रोटोनेट किए, हटाए, हटाने के बाद फिर सर आप क्या बोले थे, बगल के कार्बन से H+ हटाओ, यहां तो हटेगा ही नहीं। दिमाग लगाओ, क्या करें आगे, आगे क्या करें, दिमाग लगाइए, आगे क्या करें। 5 बॉन्ड को इधर लाइए सर, रेजोनेंस तो कर ही रहा है, एक बार ला के देख लो। पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस, फिर दिमाग लगाओ, रिंग एक्सपेंशन। समझ आ रहा? अल्फा बीटा गामा तोड़ के जोड़ दो, 6 नंबर का रिंग, 2 पाई ऐसे था और ये भी यहां पर भी 6 नंबर का रिंग बन गया, यहां फाइनल पॉजिटिव चार्ज। अब सर बगल के कार्बन से एक H+ हटाइए, हटा दिए, हटाने के बाद क्या बन गया, बेंजीन, और बेंजीन के पास 6। धीरे धीरे ऑर्गेनिक में मजा आने लगे, बशर्ते समझोगे तब। पूरा गणित जैसा सवाल होता है, गणित जैसा, इलॉजिकल तो होता ही नहीं है। दिमाग लगाना, अगले क्लास में पूछेंगे ही।